हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सेरिना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है राष्ट्र या नेशन परिभाषा की एक सदी। जी, इसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्र क्या होता है, और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, इसकी परिभाषा जानने के लिए हम अर्नेस्ट रेना, जोसेफ स्टालिन या आप इसको स्टालिन भी कह सकते हैं, और अर्नेस्ट गेलनर जैसे विद्वानों का हम मत देखेंगे। उनके द्वारा जो काम इस पर किया गया है उस काम के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र दरअसल क्या होता है। तो ये जो राष्ट्र है, इसकी जो परिभाषा है, इसको बनने में लगभग एक सदी लगी। इतना लंबा समय जो है वो लगा, और इसी की वजह से जो है मैंने इसका जो टाइटल दिया है वो ये दिया है कि राष्ट्र परिभाषा की एक सदी, क्योंकि एक सदी में लगभग जो है हमारे पास ये डेफिनेशन बनकर तैयार हुई है। तो अब बिना किसी देरी के मैं टॉपिक पर आ जाती हूँ और आपको जो है ये टॉपिक मैं समझाना शुरू करती हूँ। तो आपसे मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो में जो है मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब कोई चीज़ शुरू करते हैं, उसको सुनना शुरू करते हैं, तो आप उसको पूरा देखें ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब मैं इसको शुरू करती हूँ। एक विशिष्ट समुदाय के रूप में राष्ट्र की जो परिभाषा हमारे पास उपलब्ध है वे किसी एक विचारक की नहीं, बल्कि पिछले लगभग 100 वर्षों से कई विद्वानों के संयुक्त योगदान का परिणाम है। क्या कह रहे हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि आज जो हमारे पास परिभाषा है राष्ट्र को समझने के लिए, वो किसी एक विचारक की नहीं है, किसी एक विद्वान की नहीं है, बल्कि कई सारे विद्वानों के संयुक्त योगदान से जो है वो परिभाषा बनकर तैयार हुई है। और उसको बनने में जो है लगभग 100 वर्षों का समय जो है वो लगा है। राष्ट्र की इस परिभाषा के 3 मुख्य पहलू हैं। ये तीनों पहलू अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों से आए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मुख्यतः राष्ट्र की जो परिभाषा है उसको समझने के लिए हमारे पास 3 पहलू हैं, और तीनों पहलू जो है वो अलग अलग विद्वानों से आए हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम इसके लिए जो है 3 विद्वानों को कंसीडर करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक एक करके मैं आपको एक एक पहलू जो है वो बताते चली जाऊँगी, उसी के साथ हम जो है इसको समझते चले जाएंगे। तो राष्ट्र की आधुनिक समझ की दिशा में सबसे पहला वक्तव्य आया 1882 में फ्रांसीसी विद्वान अर्नेस्ट रेना द्वारा। तो किसके द्वारा आया? अर्नेस्ट रेना के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है। रेना ने राष्ट्र को एक ऐसे समुदाय के रूप में देखा जो मानव निर्मित है और उसकी सरहद किसी भौगोलिक या प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। क्या बताया उन्होंने? ये बताया, रेना ये कहते हैं कि राष्ट्र जो है वो एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसे समुदाय के रूप में उन्होंने देखा जो कि मानव निर्मित होता है, यानी कि मनुष्य उसे खुद बनाते हैं, और उसकी सरहद जो है वो किसी भी भौगोलिक या प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। ठीक, दूसरे शब्दों में राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जिसकी सीमा रेखाएं किसी पर्वत, पठार, नदी या समुद्र द्वारा निर्धारित नहीं होती। किसके द्वारा निर्धारित नहीं होती? किसी समुद्र, नदी, पठार या पर्वत द्वारा निर्धारित नहीं होती, बल्कि मानव इच्छा, चेतना और साझी स्मृति तथा सादी स्मृति द्वारा निर्धारित होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो उनका जो जोर है वो मानव की इच्छा पर है, यानी कि वो जो है स्वेच्छा पर उन्होंने जोर दिया है कि मानव जो चाहता है कि हमारा राष्ट्र बने, तो उनके बनने का जो है महत्व ज़्यादा है, उनके चाहने का महत्व ज़्यादा है। आज भी अधिकांश राष्ट्रों की सरहदें प्राकृतिक ना होकर मानव निर्मित हैं।
यानी मानवों ने उनको बनाया है, ना कि वो प्राकृतिक है। मानवों ने चाहा कि हमारा ऐसा राष्ट्र हो और उसके आधार पर जो है वहाँ के रहने वाले लोगों के जो मन की जो इच्छा है उसके आधार पर जो है वो राष्ट्र निर्मित हुए, ये कहने का अभिप्राय है। इसके लिए वो कहते हैं कि उनमें चेतना होती है और साझी स्मृति होती है, जिसके द्वारा ये काम जो है वो निर्धारित होता है। फिर राष्ट्र को प्राकृतिक या भौगोलिक उपज ना मानकर मानव चेतना की उपज मानना आज काफ़ी सहज और सामान्य लग सकता है। जैसे कि क्या कह रहे हैं कि अगर जब मैंने ये बात आपको बताई तो आपको सुन के लगा होगा कि हाँ ऐसा ही तो होता है, राष्ट्र ऐसे ही तो होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव ही उनको अपने इच्छानुसार जो है राष्ट्र बनाते हैं, कोई प्राकृतिक रूप से बने थोड़ी होते हैं पहले से। तो आपको ये बहुत ही सहज बात लगी होगी और सही लगी होगी। लेकिन अपने समय में यह काफ़ी महत्वपूर्ण विचार था। रैना ने राष्ट्र की समझ को भौगोलिक बंधनों से आज़ाद करके राष्ट्र की व्यापक परिभाषा के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर दी थी। यानी कि उन्होंने जो है इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया, इसको जो है भौगोलिक बंधनों से आज़ाद करके उन्होंने इसका दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आगे आने वाले समय में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और बुनियादी इजाफे होने थे। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा हमें रैना ने दी है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें जो है इसमें जुड़ने वाली थी और इजाफे इसमें होने वाले थे। इस तरह रैना ने राष्ट्र को एक ऐसे समुदाय के रूप में परिभाषित किया जो मानव कल्पनाशीलता यानी इंसान की इमेजिनेशन की उपज है। इस कल्पनाशीलता के 4 स्तंभ हैं: इच्छा शक्ति, सामूहिक चेतना, साझी स्मृति और साझा स्मृति लोप। ठीक, इसको अगर हम आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझना चाहें तो कुछ आसान शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसे मानव समूह द्वारा होता है जिसमें एक साथ बने रहने की इच्छा है। यानी कि वो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, उनमें एक साथ बने रहने की इच्छा है। सबसे पहली बात तो ये, जिसके सदस्यों में उसमें हिस्सेदारी की सामूहिक चेतना है कि हम सब इसके हिस्सेदार हैं, ऐसा वो सामूहिक तौर पर सोचते हैं, इसी सामूहिक चेतना है उनमें। अपने अतीत को लेकर जिस समूह की एक साझी स्मृति है, यानी कि उनका जो पास्ट रहा है उसको लेकर उनकी साझी स्मृति है, साझी याद है, और इसी के साथ एक साझी विस्मृति या स्मृति लोभ भी है। तो और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको उन्होंने भुला दिया है, या इसको स्मृति लोप की तरह हम कह सकते हैं। कि जैसे आप एक एग्जांपल लें कि एक घर है, उस घर को बनाए रखने के लिए हम जो होते हैं उस घर को बनाए रखने के लिए घर में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है, एक जीवन में बहुत कुछ चलता है। तो उस घर को बनाए रखने के लिए हमें बहुत सी अच्छी यादों को जो है याद रखना होता है, उनकी जो है स्मृति हमें रखनी होती है, और बहुत सारी जो ख़राब बातें होती हैं, कड़वी यादें होती हैं, उनको भुलाना होता है। तो परिवार के जो लोग होते हैं, घर के जो लोग होते हैं, वो साझी स्मृति रखते हैं और साझा स्मृति लोप रखते हैं, जिससे कि घर जो है वो बने और वो मजबूती से जो है चलता रहे। तो इसी तरह एक राष्ट्र बनता है। रैना यही कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्र के जो लोग हैं, वो राष्ट्र बनाने वाले जो लोग हैं, बेसिकली उनकी एक साझी स्मृति होती है, एक अच्छी उनकी याद होती है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे ही जो बुरी बातें होती हैं उनको वो भुला देते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो है साझा स्मृति लोप होता है। इस तरह से जो है राष्ट्र निर्माण होता है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी आपको। तो सामूहिक रूप से बहुत सी बातों को याद रखना और सामूहिक रूप से ही बहुत सी बातों को भूलना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक अंग है।
है ना। तभी तो राष्ट्र निर्माण होता है। जैसे अब हम फ्रांस का एग्जाम्पल लेंगे, फ्रांसीसी राष्ट्र निर्माण की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक अंग था। क्या है? फ्रांसीसी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक अंग था अपने अतीत के उस हिस्से को याद रखना जिसमें सामूहिकता शामिल थी, यानी कि जिसमें सब लोग सामूहिकता जिसमें शामिल थी उसको उन्होंने याद रखा। लेकिन अतीत के उस हिस्से को निश्चित रूप से भूलना जिसके तहत गोल, नॉर्मंडी, नॉर्मन, ब्रिटेन इत्यादि क्षेत्रीय अस्मिताएं एक दूसरे से अलग अलग मौजूद थीं, इसको उन्होंने भुला दिया। इसको उन्होंने साझे तौर पर जो है क्या कर दिया? भुला दिया। तो इस तरह जो है एक राष्ट्र के निर्माण में साझी स्मृति और साझा स्मृति लोप दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी स्तंभों के आधार पर कोई भी मानव समूह या समुदाय इच्छापूर्वक अपने आप को राष्ट्र के बतौर संगठित कर सकता है। तो जब उनमें ये इच्छा होती है और ये चारों जो बातें मैंने आपको बताई, इच्छा शक्ति, सामूहिक चेतना, साझी स्मृति और साझा स्मृति लोप, जब ये 4 स्तंभ उनमें होते हैं तो वो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, है ना। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया किसी भी भौगोलिक, वस्तुनिष्ठ या फिर नस्लगत मानदंडों पर निर्भर नहीं और इसीलिए किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए किसी भी वस्तुनिष्ठ पूर्व शर्त को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह जो रैना ने हमें जो मत दिया है उसके आधार पर ये बात निकल कर सामने आती है कि राष्ट्र निर्माण जो है वो एक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, जो कि मानवों की इच्छा शक्ति होती है, उसके आधार पर जो है राष्ट्र निर्माण होता है। उसके लिए कोई जो है वस्तुनिष्ठ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ये उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहते हैं वो। रैना की समझ के अनुसार राष्ट्र भौगोलिक, नस्लगत तथा वस्तुनिष्ठ संबंधों से आज़ाद है। राष्ट्र की समझ पर रैना का दूसरा मुख्य योगदान था उसकी प्राचीनता यानी एंटिक्विटी तथा स्थायित्व यानी परमानेंस को नकारना। उन्होंने राष्ट्र को एक रोज़मर्रा के जनमत संग्रह के रूप में देखा। बहुत ही सशक्त रूप से अपनी बात रखते हुए उन्होंने वर्ष 1882 में जो कुछ कहा उसमें भविष्यवादिता का पुट भी देखा जा सकता है। भविष्यवादिता का पुट देखा जा सकता है कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। उन्होंने कहा, राष्ट्र शाश्वत नहीं है, वे ना तो अनादि है और ना अनंत है, उनकी शुरुआत हुई है, अंत भी होगा। तो उन्होंने क्या है, राष्ट्र को शाश्वत नहीं बताया, जिसके आधार पे ये लगता है सुनने में कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये राष्ट्र जो है वो ना रहे, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका अंत भी होगा, तो इससे लगता है कि भविष्य में शायद जो है वो राष्ट्र ना रहे। काफ़ी संभव है कि वे एक यूरोपीय परिसंघ में तब्दील हो जाएं। कैसे हो जाएं? यूरोपीय परिसंघ में तब्दील हो जाएं, लेकिन ऐसा हमारी शताब्दी में संभव नहीं लगता। वर्तमान में राष्ट्रों का अस्तित्व अच्छा है, आवश्यक भी है। उनकी उपस्थिति विश्व में स्वतंत्रता को संभव बनाती है। यह स्वतंत्रता हमसे खो जाएगी अगर समूचे विश्व में एक ही तरह का कानून और एक ही शासक हो। तो इस तरह वो क्या कहते हैं कि ये आज जो राष्ट्र का जो निर्माण है हमारे सामने, जो वर्तमान में राष्ट्र हैं, ये जो है अच्छे हैं और अभी इनकी ज़रूरत भी है। तो फ़िलहाल इस सदी में तो ऐसा नहीं लगता कि ये राष्ट्र ख़त्म होने वाले हैं। फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है और कभी हो सकता है कि विश्व में जो है एक ही कानून हो और एक ही शासक हो। तो इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न कभी विश्व में हो सकती है। इस तरह की बात उन्होंने कही। तो रैना की जो परिभाषा है उससे क्या बात हमारे सामने निकल कर आती है, जो बात उन्होंने कहने की कोशिश की है उसका महत्व क्या है। तो रैना की परिभाषा का महत्व दुतरफा है।
पहला महत्व इस बात का है कि राष्ट्रों का भौगोलिक या विशेष नस्लगत आधार नहीं होता है। क्या महत्व है कि जो राष्ट्र होते हैं उनका भौगोलिक या विशेष नस्लगत आधार नहीं होता है। इनके अलावा मानव इच्छा को राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में स्थापित किया। महत्वपूर्ण बात उन्होंने क्या बताई, उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि मानव इच्छा से जो है राष्ट्र निर्माण होता है, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए आवश्यक वस्तुनिष्ठ कारकों जैसे भाषा, भूभाग, विशिष्ट संस्कृति, राजनीतिक केंद्रीकरण पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो ये सारे तत्व जो कारक हैं वो छूटते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी हो, रेना की परिभाषा को लेकर दो बातें निर्विवाद रूप से कही जा सकती हैं। रेना की परिभाषा काफ़ी बुनियादी है और इसके बगैर राष्ट्र को समझ पाना संभव नहीं, लेकिन यह परिभाषा स्पष्ट रूप से अधूरी है और सिर्फ इसकी मदद से बहुत से राष्ट्रों को समझ पाना भी संभव नहीं है। रेना की इस परिभाषा की कमी को काफ़ी हद तक पूरा किया लगभग 30 वर्ष बाद जोसेफ स्टालिन ने। स्टालिन की पहचान सोवियत रूस के नेता, लेनिन के उत्तराधिकारी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माता की है, लेकिन स्टालिन ने राष्ट्र की अवधारणा को एक वस्तुनिष्ठ परिभाषा का ठोस आधार दिया। क्या किया उन्होंने? वस्तुनिष्ठ परिभाषा का ठोस आधार दिया। कैसे दिया, अभी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसे मानव समुदाय के रूप में देखा जो साझा भूभाग पर रहता हो, जिसके सामूहिक जीवन की ऐतिहासिक निरंतरता रही हो और जिसकी भाषा, आर्थिक जीवन और मानसिक मनोवैज्ञानिक बनावट में भी समानता हो। तो उन्होंने जो बात की है कि तो उन्होंने क्या बातें हमें बताई? उन्होंने हमें बताया कि सामूहिक साझा भूभाग पर रहने वाले लोग, जिनका जो है सामूहिक जीवन की ऐतिहासिक निरंतरता रही हो और जिसकी भाषा, आर्थिक जीवन और मानसिक मनोवैज्ञानिक बनावट में भी समानता हो। तो इस बात को हम उन्हीं के शब्दों में देखते हैं, वो किस तरह इसको बयान करते हैं। उन्हीं के शब्दों में उनकी परिभाषा को देखें। राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से गठित ऐसा स्थिर मानव समुदाय है जिसका निर्माण उनकी साझा संस्कृति में अभिव्यक्त साझा भाषा, भूभाग, आर्थिक जीवन और मानसिक मनोवैज्ञानिक बनावट के आधार पर हुआ है। ठीक, तो उन्होंने हमें जो बताने की कोशिश की है वो एक तरीके से उन्होंने हमें वस्तुनिष्ठ जो कारक हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया है, जैसे कि साझी भाषा, साझा भूभाग और साझा संस्कृति। तो यहाँ पर जो भाव निकल कर आ रहा है वो एक संस्कृति का भाव निकल के आ रहा है भाई, साझी भाषा का होना और साझा जो है भूभाग का होना और एक मानसिक मनोवैज्ञानिक बनावट का होना, ये सब क्या है, एक संस्कृति की तरफ हमें हमारा ध्यान दिलाता है। तो स्टालिन की परिभाषा के मुख्य घटक हैं ऐतिहासिक निरंतरता, यानी कि उन लोगों में ऐतिहासिक निरंतरता रही हो, उनका इतिहास जो है वो एक निरंतरता वाला रहा हो, साझा भूभाग पे वो रहते हों, साझी उनकी भाषा हो, एक ही तरह की भाषा वो लोग बोलते हों, आर्थिक जीवन भी उनका लगभग एक ही तरह का हो और मानसिक मनोवैज्ञानिक बनावट भी हो। तो उन्होंने रेना के स्वेच्छावादी कारकों में अपने वस्तुनिष्ठ कारक भी जोड़ दिए। तो रेना की जो परिभाषा थी उसमें क्या था, इच्छा की बेसिकली बात थी, यानी कि स्वेच्छावादी कारक उसमें अहम थे। और यहाँ पर क्या कारक हैं, यहाँ पर जो कारक हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं। तो इस तरह स्वेच्छावादी कारक और वस्तुनिष्ठ कारक बनके दोनों ही जो है महत्वपूर्ण एक आधार हमारे सामने रख रहे हैं राष्ट्र के निर्माण का। तो दोनों कारक जो हैं वो उन्होंने जोड़ दिए। इस तरह से राष्ट्र की परिभाषा को एक ठोस और सटीक आधार मिला है। इस प्रकार से राष्ट्रों के निर्माण में ऐतिहासिक निरंतरता,
साझा भूभाग, साझी भाषा तथा परस्पर संबंधित आर्थिक जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाई अगर आप इसको सोचना चाहें तो आप सोचें अगर कि एक राष्ट्र क्या होता है, एक राष्ट्र कैसे निर्मित होता है, तो आपको अगर मैं बताऊं कि उन लोगों की जो है साझी भाषा होती है, वो साझे भूभाग पर रहते हैं, उनकी एक ऐतिहासिक निरंतरता होती है, एक जैसी जो है मानसिक मनोवैज्ञानिक बनावट होती है। तो आप अगर सोच के देखें तो आपको ये सारे फैक्ट जो है वो सही नज़र आएंगे, है ना। तो इस तरह जो है ये दोनों ही जो विचारक हैं, स्टालिन और रेना, दोनों की ही बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उचित प्रतीत होती हैं। लेकिन स्टालिन ने अनेक ऐसे मानव समूहों द्वारा राष्ट्र निर्माण की क्षमता पर ध्यान नहीं दिया जिनकी ना तो एक भाषा थी, ना ही जो एक भूभाग में रहते, और ना ही जिनका साझा आर्थिक जीवन था। तो अब हमारे पास क्या है, ऐसे राष्ट्र के उदाहरण आ रहे हैं जो हर तरह से अलग है, ना जिनकी ना जो साझे भूभाग पर रहते हैं, ना साझी भाषा है, ना एक जैसा साझा आर्थिक जीवन है। तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, उनको हम इस परिभाषा में कैसे शामिल करेंगे, वो तो इसकी परिधि से बाहर हो रहे हैं। 20वीं सदी में यहूदी यूरोप के तमाम देशों और अमेरिका में बिखरे हुए थे। उनका कोई एक भूभाग नहीं था, ना ही एक भाषा और आर्थिक जीवन। फिर भी स्टालिन के कारकों के अभाव के बावजूद राष्ट्र निर्माण की सारी अनिवार्य पूर्व शर्तें उनमें मौजूद थीं। तो स्टालिन ने जो बात की है कि वस्तुनिष्ठ कारक की जो बात की है वो तो उनमें कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो है राष्ट्र निर्माण की सारी अनिवार्य पूर्व शर्तें जो हैं उनमें मौजूद है। 20वीं सदी के यहूदी स्टालिन के मानदंडों को तो पूरा नहीं करते, लेकिन रेना के मानदंडों पर खरे उतरते हैं। रेना का मानदंड क्या है कि उनमें इच्छा होनी चाहिए। तो इच्छा और संस्कृति दोनों ही घटक राष्ट्र की परिभाषा के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, इच्छा भी और संस्कृति भी, तभी जाके जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन अभी भी एक और महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रवाद छूट जाता है, जिसको पूरा किया अर्नेस्ट गेलनर ने अपनी पुस्तक नेशंस एंड नेशनलिज्म में। तो अभी भी जो है एक कारक जो है वो छूट रहा था, वो था राष्ट्रवाद। बिना राष्ट्रवाद के भाई आप राष्ट्र को इमेजिन कर सकते हैं? कोई राष्ट्र जो है बिना राष्ट्रवाद के बन सकता है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। राष्ट्रवाद होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये फीलिंग जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको जो है पूरा किया अर्नेस्ट गेलनर ने। चलिए, अर्नेस्ट गेलनर का मत जो है आप समझ ही गए होंगे कि वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, लेकिन किस तरह करते हैं, क्या वो बताने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट गेलनर बताते हैं, राष्ट्र तभी बनते हैं जब राष्ट्रवाद की भावना से सराबोर हो जाएं। इस तरह राष्ट्र निर्माण एक तरह तो साझी भाषा, भूभाग, इतिहास, आर्थिक जीवन जैसे वस्तुगत प्राकृतिक कारकों के चलते तथा इच्छा, चेतना और स्मृति जैसे स्वैच्छिक कारकों के चलते होता है, लेकिन साथ ही साथ एक तीसरा कारक राष्ट्रवाद भी उसमें सक्रिय होता है। कोई भी राष्ट्र अंततः अपने राष्ट्रवाद से पैदा होता है। इन दोनों के बीच का संबंध बहुत कुछ मुर्गी और अंडे के बीच संबंध जैसा होता है। ये कहना तो मुश्किल है कि उनमें से कौन पहले आया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वे दोनों एक दूसरे को निरंतर पोषित करते रहते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद और स्वैच्छिक कारक और क्या कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक कारक, ये तीनों जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, ये एक दूसरे को जो है पोषित करते रहते हैं। इस तरह राष्ट्र की परिभाषा तीनों कारकों इच्छा, संस्कृति और विचारधारा को मिला देने से पूरी हो जाती है। तो इस तरह जो परिभाषा हमारे सामने निकल कर आई है वो 3 कारकों पर आधारित है, इच्छा, संस्कृति और विचारधारा। इच्छा में क्या कुछ शामिल है, वो 4 स्तंभ शामिल हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसमें कि उनकी
साझी स्मृति, साझा स्मृति लोप, है ना, ये सब शामिल है। संस्कृति में हम देख चुके हैं साझी भाषा, साझा भूभाग, एक जैसी मनोवैज्ञानिक बनावट, आर्थिक जीवन, ये सब शामिल है। और विचारधारा में राष्ट्रवाद। तो ये सब जब मिलता है तब जाके जो है हम राष्ट्र बनता है, तब जाके जो है राष्ट्र की परिभाषा जो है वो पूर्ण होती है। आज जो राष्ट्र की व्यापक परिभाषा हमें उपलब्ध है उसके उदय होने में एक सदी लगी और वह अनेक विद्वानों के विचारों को जोड़ने से पैदा हुई। तो इस तरह जो है लगभग एक सदी में जो है ये भाषा कंप्लीट हुई और कई विद्वानों के विचार जो है मिलकर ये जो विचार ये जो परिभाषा है वो बनी। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक राष्ट्र निर्माण किस तरह होता है और एक राष्ट्र क्या होता है। तो हर राष्ट्र की जो है अपनी कहानी है, हर राष्ट्र अपना इतिहास रखता है कि वो कैसे बना, लेकिन उनके बनने में, राष्ट्र निर्माण के बनने में आप राष्ट्र में कहीं ना कहीं इन जो कारकों को है पाएंगे। तो ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि उनमें जो है ये कारक मौजूद ना हो, इनमें से कोई कारक मौजूद ना हो और किसी राष्ट्र का निर्माण हो गया हो। तो इस तरह जो है आपको इच्छा ज़रूर मिलेगी, वहाँ पर संस्कृति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलेगी और विचारधारा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरह जो है एक राष्ट्र जो है वो इच्छा, संस्कृति और विचारधारा से मिलकर बनता है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन जो बेल है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी अलविदा। फिर मिलूँगी आपसे एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।